ट्रेडर रिच ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट पार्ट 2। न्यू ट्रेडर गैम्बलिंग की तरह एक्ट करते हैं और रिच ट्रेडर बिजनेसमैन की तरह ऑपरेट करते हैं। न्यू ट्रेडर ने अपना अलार्म बंद कर दिया। जैसे ही उसने अपना कष्टप्रद नींद को तोड़ा, वह कुछ समय से जाग रहा था, लेकिन अब बाजार खुलने से पहले 1 घंटे का टाइम हो गया था। उसे तैयारी करने की ज़रूरत थी। वह CNBC चालू करने के लिए दौड़ा। एशिया और यूरोप मार्केट 1% से ऊपर था और हालांकि उन्होंने पॉइंट को समझने की कोशिश की जो वे बोल रहे थे, वह ठीक से समझ नहीं पाए बाजार क्यों ऊपर था। लेकिन वह जानता था कि ट्रेडरों में तेज़ी थी और प्राइस बढ़ रही थी, इसलिए विश्वास है कि वह उस दिन पैसा कमाएगा। उसने अपने कंप्यूटर के साइड में अपनी ट्रेडिंग प्लान रखी। उन्होंने उस नाश्ते के 2 सप्ताह बाद रिच ट्रेडर के साथ एक अपने सिस्टम का परीक्षण किया, जिसमें 10 सफल ट्रेडों को रिकॉर्ड किया, जिसमें से उसे 7 जीत हुई और 3 हार हुई। आप पैसे नहीं खोते हैं, एक बड़ी जीत है। आपको केवल कमीशन का खर्च चुकाना पड़ता है। उन्होंने टोटल $2400 कमाए थे, जिसमें $750 का नुकसान हुआ था। उसकी जो टोटल जो नेट प्रॉफिट थी वो था $1650 के था। उनका सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि रिच ट्रेडर उसे बताएगा कि सिस्टम की लॉन्ग टर्म व्यवहार को परिभाषित करने में 10 से अधिक ट्रेड लगे हैं। यह है कि बाजार एक अप ट्रेंड में है। सिस्टम के अलावा अन्य कारक भी हो सकता है। उसने अपनी पत्रिका को देखा। खुशी है कि उसने रिच ट्रेडर की सलाह ली थी। जो उसने सीखा था, जो उसे ताज़ा करने के लिए, जैसे कि घाटे को कम करना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मेरे द्वारा $250 के नुकसान के साथ बेचे गई कई शेयरों में गिरावट जारी रही और मैं एक पर 1000 से अधिक का नुकसान कर सकता था। ट्रेडिंग करने से पहले मुझे उस राशि की जानकारी होनी चाहिए जो मैं रिस्क के लिए तैयार हूँ। दूसरा, बाय स्टॉप लॉस अच्छा है, क्योंकि इसने मुझे स्वचालित रूप से एक ट्रेड में एंट्री करके अतिरिक्त पैसा कमाने में मदद की। अगर मैंने इनमें से कुछ शेयरों को एक अप ट्रेंड में खरीदने का प्रयास किया होता तो मुझे इसे मैन्युअल रूप से खरीदने की कोशिश करते हुए मुनाफे में सैकड़ों डॉलर का नुकसान होता, क्योंकि यह बहुत ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। तीसरा, मैं प्रॉफिट तब लेता हूं जब गिरने लगता है। अगर मेरे पास पिछला स्टॉप लॉस नहीं होता है तो मैं अपने सभी मुनाफे को 2 ट्रेडों पर वापस दे देता। प्रॉफिट लेने की स्ट्रेटजी रखना अच्छा है। मुझे लगता है कि मेरा सिस्टम बेहतर हो सकता है अगर मुझे पहले एक गर्म स्टॉक में खरीदने का कोई तरीका मिल जाए, शायद सपोर्ट पर, या फिर ड्रा डाउन के बजाय बड़े रनअप पर मुनाफा लेना। मुझे यकीन है कि रिच ट्रेडर के पास कुछ सलाह लेनी होगी। न्यू ट्रेडर ने उस सुबह बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए एक मजबूत खिंचाव महसूस किया, इसलिए उन्होंने एंट्री पॉइंट के लिए अपनी वॉच लिस्ट को स्कैन करने का फैसला किया। उसका लालच उसके कंधे पर एक छोटे से शैतान की तरह था। उसके कानों में फुसफुसासे हुए। उसे नकली खाते के बजाय अपने असली खातों में स्टॉक खरीदने के लिए कह रहा था। वह इसके लायक था, है ना? छोटा शैतान ने कहा, जो उसके मन में चल रहा था। उन्होंने कड़ी मेहनत की, ट्रेडिंग के बारे में सीखा और अपना खाता बनाया। वह मुनाफे का हकदार था, ऐसे उसके मन में विचार आ रहे थे। बाजार उसका कर्जदार है। वास्तव में समय के ट्रिमर लाल और हरे रंग में चमकते थे, इसी तरह से लुभाते थे जैसे लास वेगास की रोशनी जुआरी को लुभाते हैं। एक पल के लिए छोटा शैतान जो उसके मन में खटखटा रहा था, बड़ा और आसान पैसा जीतने का उसके मन में भ्रम पैदा कर रहा था। वह चतुर था। आखिरकार लालच के नाम से जाने वाले छोटे शैतान ने उसे बताया वह बाजार को हरा सकता है। इस प्रकार का जो छोटा शैतान है उसके दिमाग में उकसा रहा था। स्टॉक ऊपर जा रहे थे। उसके पास केवल उसकी एक RSS जो कंपनी नामक शेयर था, अब वो $10.35 पर चला गया था। उसके पास $500 का मुनाफा था। वह एकदम उत्साहपूर्वक था और $9.85 पर वापस आता है तो वह बेच देगा। जब उन्होंने अपनी ट्रेडिंग योजना को नीचे देखा और महसूस किया कि उन्हें ट्रैक पर रखना है, तो उसका तर्कसंगत दिमाग वापस आ गया। बिना किसी प्लान के स्टॉक को बेतहाशा खरीदना मूर्खता होगी। यह कंप्यूटर से दूर होने का समय था और
ट्रेडिंग करने का प्रलोभन, और उन्होंने अंत में रिच ट्रेडर को बुलाया और बातचीत के लिए आने के लिए एक ओपन निमंत्रण दिया। जब न्यू ट्रेडर दोपहर के आसपास दिखा तो उसने अचानक महसूस किया कि उसने कभी रिच ट्रेडर को सीएनबीसी देखते हुए नहीं देखा था, ना ही रिच ट्रेडर के पास एक ऐसी कोई फैंसी स्टेशन था। क्या वह अब भी ट्रेड करता है? क्या वह पेंशन हो गया है? मैं वास्तव में उन प्रलोभन पर आश्चर्यचकित होता हूं जो मुझे लगता है कि जब मैं ट्रेडिंग करता हूं। न्यू ट्रेडर शुरू हुआ। मैं अपनी योजना का पालन करने के बजाय आक्रामक तरह से ट्रेडिंग करना चाहता हूं। सभी बिजनेसों और विषयों की तरह मनोवैज्ञानिक पहलू आमतौर पर वह हिस्सा होता है जो लोगों को असफल होने का कारण बनाता है, रिच ट्रेडर ने कहा। पेशेवर होने का मतलब है कि आप जिस तरह से महसूस करते हैं उस तरह से अपना काम करना। एक ट्रेडर के पास वास्तव में दो काम होते हैं। आप एक शोधकर्ता और एक ट्रेडर दोनों हैं। पहले आपको शोध करना चाहिए। उन सिस्टम को खोजें जिसकी लंबी अवधि में सफल होने की अच्छी संभावना है। उन सिस्टम का परीक्षण करें और एक ट्रेड योजना बनाएं जो आपके व्यक्तित्व के अनुकूल हो। आपके जीतने वाले प्रतिशत और ऐतिहासिक गिरावट के आधार पर प्रत्येक ट्रेडिंग का रिस्क लेने की सर्वोत्तम मात्रा को मापें। फिर आपका अगला काम इस योजना का पालन करना है और बाजार के घंटों के दौरान इसे बदलना नहीं है। समायोजन यानी कि क्लोजिंग घंटों में किया जाना चाहिए। नीचे खींचो, न्यू ट्रेडर ने पूछा। थोड़ा मूर्ख महसूस कर रहा हूँ। ट्रेडिंग में एक खाता सीधे ऊपर नहीं जाता। आप अगर $10,000 से शुरू कर सकते हैं तो हो सकता है कि $1,500 तक नीचे चल जाए या फिर $10,500 तक प्रॉफिट हो जाए। यहाँ तक कि अगर आप अपने खाते को दुगना करते हैं तो यह एक वॉलेटाइल अप ट्रेंड हो सकता है। आपके पास एक बड़ी जीत हो सकती है, उसके बाद 3 छोटे नुकसान हो सकते हैं, या फिर एक बड़ी जीत फिर 2 छोटी हार। यह एक सामान्य है। सफलता की कुंजी छोटे यानी छोटा लॉस लेना है और बड़ा प्रॉफिट लेना है, रिच ट्रेडर ने कहा। जब आप हारे हुए हों तो बाहर निकलें और सबसे अच्छे ट्रेड पॉइंट पर पैसा कमाते हैं। जब आप जीत रहे हों तो तब तक इसे चलने दें, यानी कि कट योर लॉस, रन योर प्रॉफिट। जल्दी से खोने का सबसे अच्छा तरीका है कि नुकसान में कटौती ना करें। उम्मीद है कि वे वापस आ जाएंगे क्योंकि वे आगे और आगे गिरेंगे। जल्दी प्रॉफिट लेने के लिए और आपके नुकसान के लिए पे करने वाले बड़े मुनाफे से चूक जाएंगे। रिच ट्रेडर ने एक पल के बाद जोड़ा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप ट्रेडिंग करने के लिए अपने कंप्यूटर पर जाते हैं तो आपको उससे संपर्क करना चाहिए जैसे कि आप नीलामी में एंट्री कर रहे हैं, कसिनो नहीं। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप अपने लिए काम करने जा रहे हैं, बिजनेस। ऐसा नहीं कि आप एक वॉच लिस्ट यानी कि इस स्लॉट मशीन की तरह खींचने जा रहे हैं या फिर रूले व्हील पर एक नंबर का चिप्स डाल रहे हैं। यदि आप इन भावनाओं का अनुभव करते हैं या फिर आप केवल जुआ खेलना चाहते हैं तो आप अंततः ट्रेडिंग में असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ट्रेंड ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं, चार्ट ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं, स्विंग ट्रेडर पैसा कमाते हैं, लेकिन दिन के जो ट्रेडर्स भी पैसा कमाते हैं, लेकिन जो पोजीशन रखते हैं वो भी पैसा कमाते हैं, लेकिन जो बाजार में जुआरी हैं वो सारे कुछ खो देते हैं। जब रिच ट्रेडर समाप्त हो गया तो न्यू ट्रेडर को थोड़ा अशांत महसूस हुआ, लेकिन चेतावनी को दिल से गला लगा दिया। तो यहाँ पर एक वॉरेन बफे का कोट है, रिस्क कम फ्रॉम नोन नॉट नोन। मतलब रिस्क तभी आता है जब आप जो कर रहे हैं उसको जानते नहीं हैं। तो न्यू ट्रेडर, रिच ट्रेडर, रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी, चैप्टर 2। नए ट्रेडर बड़े बड़े कंपनियों को बीट करते हैं, बल्कि रिच ट्रेडर उनके इमोशन को कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ ट्रेडिंग साइज को कंट्रोल करते हैं। नया ट्रेडर सोच में डूबा हुआ था और वह अधिक प्रॉफिट चाहता था। वह चाहता था कि वे तुरंत जल्दी से पैसा कमाएं। संभवतः लगभग 1 महीने के लिए आरएसएस के स्टॉक 500 शेयर रखने के अपने एक्सपीरियंस के साथ वह 1000 शेयरों का ट्रेड करने के लिए तैयार था। उसके पास $5000 के 2 पोजीशन के बजाय केवल $10,000 की एक पोजीशन होगी। अब जबकि उसके पास मार्जिन के उपयोग के साथ $20,000 थे, निश्चित रूप से वह होगा आरामदायक ट्रेडिंग $10,000 का। उसने बार बार सोचा, अपनी ट्रेडिंग योजना को बदलने के लिए खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। वह एक बड़ा ट्रेडिंग खाता चाहता था और उसे जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहता था। वह इतना निश्चित था कि आरएसएस की कमाई की घोषणा के समय तक 12 होने
जा रहे थे और वह सभी में जाने के लिए बहुत ललचा रहा था। बेशक इस समय लालच उससे बेहतर हो रहा था। वह इस तथ्य के प्रति काफ़ी सचेत था। वह जानता था कि उसे रिच ट्रेडर के पाठों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। एक ट्रेडर के रूप में आपका पहला काम ट्रेड पर फोकस करना है, मुनाफे पर नहीं। मुनाफा उसे एक समय में एक ट्रेड में आएगा। फिर एक विचार आया। अगले महीने के लिए RSS 11 कॉल ऑप्शन जो ₹1 कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रेड कर रहा था और इसलिए पागल विचार ने उसके माइंड में एंट्री कर गया। और अब मैं $10,000 के 10,000 शेयरों का कंट्रोल कर सकता हूं उस कॉल ऑप्शन को खरीद करके। वह जानता था कि कॉल ऑप्शन 100 शेयरों के थे। यह कि बोली यानी कि प्राइस प्रत्येक शेयर के लिए जिसे वह कंट्रोल करेगा, इसके लिए 100 शेयरों को कंट्रोल करने के लिए $100 का भुगतान करना काफ़ी सरल था। वह जो नहीं समझ पा रहा था कि स्टॉक को न तो केवल $11 तक जाना चाहिए बल्कि $11 और ऑप्शन प्रीमियम की लागत भी थी। RSS को केवल ब्रेक इवन के लिए 30 दिनों में $12 तक जाना था। अब वह आंतरिक प्राइस नहीं देख रहा था, समय प्राइस में केवल $3, स्टॉक ट्रेडिंग लगभग $10 के साथ। वह एक महीने के लिए उस कीमत पर शेयरों का अधिकार खरीद रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि 30 दिन में स्टॉक 20% ऊपर जाने की संभावना कितनी कम होगी। ऐतिहासिक रूप से RSS प्रत्येक कमाई की घोषणा के बाद उसके बाद 10 से 15% के बीच चलता गया और जो पहले ही हो चुका था। न्यू ट्रेडर को एक ऐसे ट्रेडिंग के लिए लुभाया गया जिसमें 5 समस्याएं थीं। पहला, उसका ट्रेडिंग योजना के खिलाफ था। वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या ट्रेड करेगा। तीसरा, ट्रेड के सफल होने की संभावना को समझने के लिए उन्होंने स्टॉक प्राइस एक्शन के इतिहास पर शोध नहीं किया था। चौथा, यह ऑल आर नथिंग दाव था, यानी ऑप्शन बेकार हो जाते हैं तो वो $10,000 का अपना पूरा कैपिटल खो देगा। पांचवा, भले ही वह सही था और इस ट्रेड पर भारी मुनाफा कमाया, यह उसे फिर से रिस्क लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और अंततः उसे पूरा खाता खो जाएगा। सौभाग्य से उसके लिए उसकी घबराहट ने उसे अपनी एक और भावना, डर को चुनने के लिए प्रेरित किया। कई बार यह भावना एक ट्रेडर को पंगु बना सकती है, लेकिन लालच को दूर करने के लिए पर्याप्त होना अभी भी बुद्धिमानी है। डर की ओर इशारा करने की बहुत जल्दी थी कि अगर यह ट्रेड पूरी तरह से खो गया तो सब कुछ खो सकता है। इसने उन्हें रिच ट्रेडर को पासा पलटने और खेत पर दाव लगाने की अपनी पूरी मजबूरी के बारे में बताने के लिए फोन करने से भी रोका। फिर न्यू ट्रेडर पर कुछ हुआ। अगर मैं अपने ट्रेडिंग के साथ ट्रेड पर बात करने के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ तो यह कोई ट्रेड नहीं तो मुझे नहीं करना चाहिए। न्यू ट्रेडर ने अपनी ट्रेडिंग योजना को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों के लिए अधिक उपयुक्त बनाने की सलाह के साथ अपने सलाहकार के घर जाने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने रिच ट्रेडर को लालच के साथ अपने मुकाबले के बारे में नहीं बताने का फैसला किया। वह सप्ताह के मध्य में निश्चित रूप से रिच ट्रेडर के घर पहुंचे और पजामा में एक किताब के साथ देखकर हैरान हो गए, जिससे वे स्पष्ट रूप से अभी पढ़ रहे थे। कितना अजीब है, टीवी बंद क्यों था, CNBC चालू क्यों नहीं था, रिच ट्रेडर के साथ सीटी बजाता हुआ कंप्यूटर स्क्रीन से क्यों नहीं जुड़ा था। नया ट्रेडर उत्सुक था। क्या आप आज कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसने पूछा, क्योंकि वह दरवाजे पर अजीब तरह से खड़ा था। जैसे ही उसने न्यू ट्रेडर को अंदर आने का इशारा, रिच ट्रेडर ने आहें भौंकना शुरू कर दी। मेरे पास कुछ अनुगामी स्टॉप हैं, इसके लिए यदि मेरे पोजीशन उलट जाती है तो मुझे बेचा जाएगा। मैं यहाँ देखने के लिए ट्रेडिंग के आखिरी घंटों में चेक इन करने जा रहा हूँ कि मुझे कोई अतिरिक्त स्टॉप लॉस दर्ज करना चाहिए या नहीं। नया ट्रेडर हक्का बक्का रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि रिच ट्रेडर अपने पोजीशन साइजिंग के साथ अपने जीवन यापन के साथ ऐसा करना संभवतः उसके ट्रेडिंग के बारे में इतनी कैसे हो सकता है। वह हर स्टॉक को क्यों नहीं देख रहा था, बाजारों के बारे में हर छोटी छोटी बात जानना चाहता था। क्या आप अपने पदों के बारे में चिंतित नहीं हैं, पोजीशन के बारे में चिंतित नहीं हैं, या फिर किसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को खोने के बारे में चिंतित नहीं हैं? नए ट्रेडर ने पूछा, जैसे ही यह जीवित में एंट्री किया हो। ठीक है, हम सभी पैसे खोने से नफरत करते हैं, लेकिन मेरा सेल पहले से निर्धारित स्टॉप लॉस को मारने पर आधारित है, ना कि मेरी राय पर। मैं एक सिस्टम पर भी ट्रेड करता हूँ, ना कि मेरी राय के ऊपर।
इसलिए मेरे कंप्यूटर और CNBC से चिपके रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे मैं आवेगी हो सकता हूँ, मेरी ट्रेडिंग योजना के खिलाफ ट्रेड कर सकता हूँ। न्यू ट्रेडर ने लापरवाही से स्वीकार किया। मैं आज अपनी ट्रेडिंग योजना के खिलाफ एक ट्रेड करने के लिए ललचा रहा था, लेकिन नहीं चुना। रिच ट्रेडर को ना बताने से क्या हुआ? ठीक है, उल्लंघन करने की आपकी योजना का सबसे खतरनाक हिस्सा आपका रिस्क है, रिच ट्रेडर ने कहा। बड़ी पोजीशन में ट्रेडिंग करना आपके खाते को बहुत रिस्क में डाल सकता है। यही वास्तव में मैं क्या करने के लिए ललचा रहा था। अमीर ट्रेडर ने सिर हिलाया। यदि आप कोई गलती करते हैं, अपने खाते के साथ कुछ प्रतिशत अंक खो देते हैं, तो यह बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। आप ट्रेड कर सकते हैं और उसे वापस पा सकते हैं। आप अपने खाते का 5% लगातार 4 बार खो सकते हैं तो 20% डाउन हो सकता है। इसलिए आपको 25% वापस पाने के लिए लगातार 5 जीत की आवश्यकता होगी। वह सोचकर रुक गया। बेशक आमतौर पर ये 2 जीत हार की तरह फैले हुए हैं, फिर 3 जीत और 2 हार वगैरह। समस्या तब शुरू होती है जब आप एक खराब स्टॉप लॉस प्लान के साथ एक बड़ा लापरवाह ट्रेड करते हैं, अपने खाते का 50% खो देते हैं और उसे वापस पाने के लिए आपको 100% हासिल करना होगा। यदि आप 50% लॉस आपके $10,000 खाते को $5,000 ले जाता है, तो आपको $10,000 वापस पाने के लिए अपनी नई 5,000 पूंजी पर 100% हासिल करने की आवश्यकता होगी। यह एक आपदा है। यदि आप 10,000 से 7,000 तक 8,000 तक 20% हानि के साथ जाते हैं, तो आपको 25% रिटर्न कमाने का वो होना चाहिए, तभी आपका कैपिटल बराबर हो पाएगा। आपके सिस्टम का सबसे बड़ा डिसीजन आपके पोजीशन साइजिंग का खेल है। तो मैं किसी भी ट्रेड पर 4% से अधिक का नुकसान नहीं उठाऊंगा। अच्छे ट्रेड आमतौर पर वे होते हैं जो शुरू से ही प्रॉफिट में दिखते हैं। मैं अपने स्टॉप लॉस और रिस्क के प्रति 5% के साथ जा रहा हूँ, और आपकी जीत के लिए आपका अपेक्षित लाभ यानी कि प्रॉफिट क्या होगा, उसके बारे में न्यू ट्रेडर को नहीं पता। अमीर ट्रेडर ने आहें भरी। यह बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। 10 ट्रेडों में से यदि आप 5% नुकसान उठाते हैं, तो आपकी कॉस्ट जो है 5 जीत केवल 2.5% है। तो आप 10 ट्रेडों का 12% यानी कि 12.5% नीचे हैं, तो सामान्य रूप से आकार है। यदि आप 5% 5 बार हारते हैं, तो फिर 10% 5 गुना लाभ आपको करना पड़ेगा। तो आप 5 यानी कि 50 ट्रेडों के बाद 25% ऊपर हैं, तो आपको 50% जीत दर के साथ पोजीशन साइजिंग के आकार हैं। मूल रूप से एवरेज जीतने वाले ट्रेड का एवरेज खोने वाला ट्रेड का अनुपात है। यह अनुपात जितना बड़ा होगा, जीतने की स्ट्रेटजी बनाने का बेहतर मौका होगा। कम से कम भुगतान अनुपात के साथ एक सफल ट्रेडर बनना मुश्किल है। रेशियो की गणना सफल ट्रेडरों को सफल हानियों से विभाजित करके की जाती है। तो जैसा कि आपने जाना कि सारा खेल जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो है, इसके बारे में न्यू ट्रेडर क्या गलती करता रहता है और रिच ट्रेडर उसको कैसे समझाते हैं, उन्होंने अच्छे से समझाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिच ट्रेडर ने पुस्तक उठाते हुए कहा और बाहर निकल गया। तो यहाँ पर एक कोटेशन है लैरी हाइट का। अब वो बोलते हैं कि मैंने अपने पूरे फाइनेंशियल करियर के दौरान मैंने लगातार अन्य लोगों के एग्जाम्पल देखे कि मैंने रिस्क का सम्मान करने में फेलियर से बर्बाद होने तक के बारे में जाना है। यदि आप रिस्क को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो ये आपको ले जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा खेल है पोजीशन साइजिंग का, रिस्क मैनेजमेंट का खेल है। इसे लैरी हाइट ने अच्छे से उसकी किताबों में एक्सप्लेन किया है, तो उसको पढ़ने की सलाह देते हैं। न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर। न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर पार्ट 2 चैप्टर 3। नए ट्रेडर बड़े प्रॉफिट को पहले प्राथमिकता देते हैं। रिच ट्रेडर पहले रिस्क को मैनेज करते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं। अगली सुबह सबसे पहले न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। कुछ मिनट के बाद रिच ट्रेडर ने दरवाज़ा खोला। नमस्कार। फिर से रिच ट्रेडर ने अपने सामान्य सुखद स्वर में कहा, आपने इस बार कम से कम फ़ोन किया। नया ट्रेडर मुस्कुराया। बिल्कुल, मैं ग्लास के लिए आया हूँ प्रोफेसर। तो ठीक है, मुझे डर है कि मेरे पास आज कोई व्याख्यान तैयार नहीं है, लेकिन आप अंदर क्यों नहीं आते, बैठ जाते और मुझे बताते कि आप किस बारे में उत्सुक है, शायद मैं मदद कर सकूं। ठीक है,
रिस्क बहुत गहरा लगता है, जितना मैंने सोचा है उससे कहीं अधिक इम्पॉर्टेंट विषय है। रिस्क एक कारबरस की तरह है, सरबरस की तरह है, और यह एक ट्रेडर को कई अलग अलग तरीक़ों से काट सकता है। विभिन्न ट्रेडिंग तरीके आपको विभिन्न प्रकार के रिस्क के लिए उजागर करते हैं। मैंने सोचा है कि रिस्क सिर्फ मौका था कि आप पैसे खो सकते हैं, यह है, लेकिन ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप पैसे खो सकते हैं। आपके पास मूल रिस्क है कि आपका ट्रेड एक हारे हुए होगा, कि यह एक लंबी अवधि या फिर छोटी अवधि की विपरीत दिशा में आगे बढ़ेगा। यह एक ट्रेड रिस्क है। हालांकि ज़्यादातर आप जो पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस के जरिए अपना खोई गई अधिकतम राशि को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास सामान्य बाजार रिस्क कारक भी हैं। आप किसी शानदार कंपनी का स्टॉक चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप शेयर का चलन हो तो स्वयं किसी कारण से नीचे, या फिर संभावना है कि कंपनी के मौलिक गुणों या फिर फंडामेंटल के कारण स्टॉक का प्राइस मोमेंटम की पिछली ताकत की परवाह किए बिना आपका स्टॉक भी गिर जाए। बाजार एक ज्वार की तरह है जो आता जाता रहता है, सभी जहाज़ों को ऊपर उठाता है, फिर बाहर जाता है और उन्हें वापस नीचे कर देता है। तीसरा, आपको स्टॉक के या तो अत्यधिक वॉलेटाइल होने या फिर रिस्क का जोखिम है। वॉलेटाइल मार्केट जो है आपको अपने स्टॉक को बहुत जल्दी बेचने से डरा सकता है। ये तीसरा कारण है जिसमें घाटा हो सकता है। चौथा है, रातों रात कोई कंपनी में न्यूज़ आ जाता है, कुछ न कुछ हो जाता है, या फिर मार्केट में प्री ओपन होता है तो उसमें आप जो लिए रहते हैं वहाँ पर अप या डाउन हो जाता है, तो ये भी एक रिस्क है। अगला रिस्क जो बताते हैं, जब आपके स्टॉक के लिए बहुत सारे बायर और सेलर नहीं होते हैं, जैसे बिड और आस्क प्राइस को आप खो देते हैं, उसमें कुछ दाव ही नहीं दिखता, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। या आप गलती से कुछ स्टॉक ले लिए हैं तो उसमें कोई बायर ही नहीं है, तो आप कैसे उसे बेच पाएंगे या फिर उसे खरीद पाएंगे। छठवां रिस्क है मार्जिन रिस्क। तब होता है जब आप अपने स्टॉक को संभावनापूर्वक उपयोग करते हैं, अतिरिक्त स्टॉक खरीदने के लिए अपने ब्रोकर से पैसे उधार लेते हैं, यानी लीवरेज करते हैं। यदि आप उसका गलत तरीके से ट्रेड कर पाते हैं, लीवरेज लेकर के आपका ट्रेड गलत हो जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा रिस्क है। पहला है अब रिस्क है इनकम का रिस्क। यदि आप आय के माध्यम से शेयर धारण कर रहे हैं तो आप घोषणा के बाद एक दिशा में तेजी के चाल के संपर्क में हैं। यदि आपके खातों को नुकसान पहुंचा सकता है, यदि ये घंटों के दौरान बहुत तेजी से आपके स्टॉप लॉस के माध्यम से चलती है। आठवां रिस्क है इसमें राजनीतिक रिस्क। एक संभावना है, यदि कोई चुनाव हो रहा है, कहीं न कुछ हो रहा है, तो कंपनी में कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये एक राजनीतिक रिस्क है। एक है समय के साथ रिस्क। यदि आप ऑप्शन का ट्रेडिंग करते हैं तो देखिए, घड़ी हमेशा आपके खिलाफ टिक जाती है। स्टॉक ऑप्शन वैल्यू एक प्रमुख घटक है, इसका टाइम डिके होता रहता है, इसमें टाइम बढ़ता नहीं है। ठीक है, यदि प्राइस वहीं पर घूमता रहता है, टाइम डिके करता रहता है अगर, तो ये होता है समय का रिस्क, जो ऑप्शन में आप जानते होंगे कि टाइम डिके होता है, इसके कारण ये भी एक रिस्क है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्क बहुत सारा प्रकार का इन्होंने बताया। जब रीच ट्रेडर समाप्त हो गया तो न्यू ट्रेडर ने जवाब देने से पहले सब कुछ डूबने और अपने नोट्स समाप्त करने के लिए एक क्षण लिया। वह थोड़ा ज़बरदस्त, यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि आपने अपने सिर के ऊपर से यह साफ बात बोल सकते हैं। एक ट्रेडर के रूप में आप जल्दी से रिस्क का सम्मान करना सीखते हैं। ट्रेडों के किसी भी ब्लॉक को शुरू करने से पहले आपको इसमें शामिल सभी रिस्क को देखना होगा। अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछें, मैं प्रति ट्रेड कितना रिस्क लेने को तैयार हूं, और यदि मैं लगातार 5 बार हारता हूं तो मेरे ड्रॉडाउन का प्रतिशत क्या होगा। क्या आप मुझे इन विभिन्न प्रकार के रिस्क के मैनेजमेंट के बारे में कोई सुझाव दे सकते हैं। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके रिस्क को कम करने में मदद करने के लिए यहाँ कुछ सरल सुझाव दिए गए हैं। इनमें से कुछ आपने शायद पढ़े होंगे। पहला है, किसी भी ट्रेडिंग को रखने से पहले आपका स्टॉप लॉस निर्धारित करें। दूसरा, अपने पड़ाव का रिस्पेक्ट करें, अपने लॉस को कटौती करें। तीसरा, अपनी प्रॉफिट के साथ अपने नुकसान को बराबर करने के लिए प्रत्येक ट्रेड में डॉलर के समान पोजीशन साइजिंग का ट्रेड करें। चौथा, केवल वही ट्रेड करें जो आपके पहले से निर्धारित ट्रेडिंग प्लान के मापदंडों को पूरा करते हों। पांचवा, ट्रेडिंग ज़्यादातर ट्रेंड
तेजी के रुझान वाले बाजारों में और अधिक ड्राडाउन वाले मंदी के बाजारों में कम। छठवां, समान आकार के अधिक ट्रेडों का ट्रेड करने के केवल मार्जिन का उपयोग करें। मार्जिन पर आपको अपने ट्रेडों को क्लियर करने के लिए आमतौर पर 3 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता है और ट्रेड बंद होने के बाद आप ट्रेडिंग जारी रख सकते हैं। एक बड़ा ट्रेडिंग करने के लिए मार्जिन का प्रयोग ना करें। सातवां, केवल एक ही दिन में 10 लाख या अधिक शेयरों में ट्रेड और 1000 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट वाले ओपन इंटरेस्ट यानी ऑप्शन में ट्रेड करें। आठवां, यदि आप एक दिन यानी डे ट्रेडर बनने का डिसीजन लेते हैं तो आप रात भर के रिस्क से बच सकते हैं। हालांकि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर हफ्तों और महीनों के लिए ट्रेडिंग करते हैं। इस रिस्क को मैनेज करने का एकमात्र तरीका तो एक दिन का ट्रेडर बनना है, जिसमें बाजारों में भारी मात्रा में अनडिसीजन या फिर केवल केस में जा सकते हैं। एक बड़ी घोषणा घंटों के बाद डिसाइड की जाती है, चाहे वो नेचर की राजनीतिक हो या फिर आपकी कंपनी के लिए कमाई। नौवां, वॉलेटिलिटी के रिस्क को मैनेज करने के लिए आप केवल धीमे और भरोसेमंद शेयरों में ट्रेड कर सकते हैं जिसकी सीमाएं 1.1 बीटा हो। दूसरा, आप ऐतिहासिक रूप से स्थिर वॉलेटाइल सरकारों वाले देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि में अपना ट्रेडिंग करने के लिए शेयरों का ट्रेड करके राजनीतिक जोखिम को कंट्रोल कर सकते हैं। 11वां, यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप मनी कॉल और पुट में गहरी ट्रेडिंग करके समय के यानी टाइम डिके के रिस्क को सीमित कर सकते हैं। याद रखें, इस तरह से लास्ट है, अपने ब्रोकर और इंटरनेट कनेक्शन के लिए प्लान भी रखें। मैं अपने ब्रोकर को हमेशा सेल फोन पर अपने संपर्कों को रखता हूं। तो आज का ज़माना तो इंटरनेट का ज़माना है। तो ये था दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। चैप्टर 3 में हमने जाना कि कैसे इसमें अलग अलग प्रकार से रिस्क है। हमें लगता है कि केवल स्टॉप लॉस का रिस्क है, मार्केट का रिस्क है, ऐसा नहीं है। कई प्रकार के रिस्क हैं, कंपनी से जुड़े हैं, कोई राजनीतिक मुद्दा है तो कहीं अगर आपका टेलीफोन ख़राब हो गया या आपका नेट ख़राब हो गया तो भी ये एक रिस्क है। तो इसमें हमने इस वीडियो में जाना कि कई प्रकार के रिस्क हैं। रिच ट्रेडर पार्ट 2, रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर 4। नए ट्रेडर साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे सही हैं और अमीर ट्रेडर गलत होने पर स्वीकार करते हैं। न्यू ट्रेडर नींद से अपने कंप्यूटर पर ठोकर खा गया। 1 महीने में अधिक समय से आरएसएस धारण कर रहा था, यानी उस पोजीशन को रखा हुआ था, एक अच्छा व्यवहार कर रहा था। स्टॉक अब $10.58 के नए सर्वकालिक हाई स्तर तक चढ़ गया था और फिर वापस $10 पर पहुंच गया था। उसे अपने आप पर काफ़ी गर्व था। उसे विश्वास था कि उसकी भविष्यवाणी के अनुसार उसका स्टॉक जो है $12 तक चला जाएगा। उसने अपने कंप्यूटर को आलस्य से चालू किया, फिर भी पूरी तरह से जाग नहीं पाया। कुछ क्लिक के बाद में वह अपने ब्रोकरेज खाते में था, अपने रियल टाइम स्टीमर पर क्लिक कर रहा था, कुछ काफ़ी ठीक करने के लिए उठ रहा था। फिर उसका पेट उतर गया। $9.25 प्री भाव था, $9.25 था। काफ़ी के बारे में सोचने से भी भूलकर अब उसका दिमाग जो है जाग गया था। जैसे उसने उस भाव को देखा, उन्होंने जल्दी से गणित के माध्यम से काम किया। एक समय में वह $615 प्रॉफिट था और अब वह $50 प्रॉफिट दिख रहा था। रातों रात उसका मुनाफा खत्म हो गया था। उन्होंने जवाब के लिए इंटरनेट पर खोज की और पाया कि आरएसएस के प्रतिद्वंदियों में से एक ने घोषणा की थी कि वह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ला रहा है बाजार के लिए जो आरएसएस से बेहतर था। विश्लेषकों का मानना था कि यह 4 महीने से कम समय में उपलब्ध होगा और आरएसएस प्रोडक्ट से पहले वर्ष में 20% हिस्सेदारी लेगा। नया ट्रेडर अपने दिमाग को बंद महसूस कर सकता था, लेकिन इससे पहले कि उसका अहंकार उसकी ट्रेडिंग योजना पर हावी न हो जाए, अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो, उसका अहंकार शांत हो गया। तुम सही हो, इस पोजीशन को पकड़े रहो। स्टॉक वापस जाएगा। दूसरी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, उसका जो उत्पाद है, मूल्य जितना अच्छा नहीं हो सकता। आपने जो कंपनी खरीदा हुआ है वही अच्छा है। इस तरह के विचार उसके दिमागों में चलने लगा। वह सही था। न्यू ट्रेडर ने सहमति व्यक्त की। उसका अहंकार इस छोटे से नुकसान को उस बड़े प्रॉफिट के स्थान पर स्वीकार नहीं कर रहा था जिसकी वह उम्मीद कर रहा था। वह उन सभी कड़ी मेहनत के बारे में सोच नहीं सकता था जो उसने इन पिछले महीनों में की थी।
जो कुछ भी नहीं लग रहा था। सारा समय, प्रयास और हताशा बर्बाद। क्या बात थी? क्या यह लालच क्या इसके लायक था? अगर वह नहीं बिका तो गलत नहीं था, अभी नहीं। उन्होंने रैली के लिए बस पेशेंस रखना होगा, फिर बेच देता था। जो कुछ भी हो, उसके अहंकार ने यही कहा है। उनकी ट्रेडिंग योजना ने बस इतना ही कहा, बेचना, लेकिन वो बेचा नहीं। न्यू ट्रेडर की ट्रेडिंग योजना उसके अहंकार के विपरीत तटस्थ थी। यह न्यू ट्रेडर के तर्क पर आधारित था। न्यू ट्रेडर की सिस्टम, कार्यप्रणाली, लेंस के माध्यम से क्या करना है, यह तय करने के लिए ट्रेडिंग योजना बनाई थी। इसका उद्देश्य न्यू ट्रेडर को भारी नुकसान से बचाना था, अपने मुनाफे का बहुत अधिक हिस्सा वापस देना था। दुर्भाग्य से न्यू ट्रेडर का मानना था कि वह ट्रेडिंग से ज़्यादा चालाक था। उसे मुश्किल से याद आया कि उसका स्टॉक 5% पीछे हट गया है, तो उसे बेचने की योजना बनाई थी। लेकिन अब वो इसके पीछे हट गया। जब वह कागजी मुनाफे में $615 के नुकसान को देख रहा था तो ट्रेडिंग योजना उसका मालिक नहीं था, वह इनसे जुड़ा हुआ था। वह ट्रेडिंग से प्रतिदिन उन पर चिल्ला रहा था। उसका ईगो 100% पीछे था। वह चिल्लाया, बेचना मत, बेचना मत, उसके वापस आने की इंतज़ार करो। इस तरह की उम्मीदें उसके दिमागों में चलने लगी। जब न्यू ट्रेडर यह सब कुछ सोच रहा था तो बाजार ओपन हो गया। उत्सुकता से बोलते हुए देखता रहा। शुरुआती कीमत तो $9.30 थी, फिर वो $20 हो गई, फिर 18, फिर 14, फिर $9.9। मिचली आने लगी और न्यू ट्रेडर का दिल उसकी पसली के खिलाफ तेज हो गया, क्योंकि वह हर बोली और हर पूछे गए प्राइस पर जुनूनी था। वह सब कुछ उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता था, लेकिन प्रत्येक मोमेंटम को इस मान्यता के रूप में देख रहा था। वह सही था, उसका पलटाव करेगा, बेशक $9 से ऊपर होकर जाएगा, सपोर्ट लेगा और मार्केट और ऊपर जाएगा। इस तरह के उसके दिमाग में चल रहा था। अब उसका जो अंतिम भाव था $8.98 था। अब वह $185 नीचे था और उस क्षेत्र में जा रहा था जिस पर किसी एक ट्रेडर ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना चाहिए था। अपने स्टॉक का सम्मान करने में उसकी असक्षमता के कारण, यानी फेलियर के कारण, जब आप $135 अधिक खर्च करना पड़ा। अगर उसे केवल सम्मानित करते हुए और प्लानिंग के साथ चिपके रहते हुए ओपन में ही बेच देते, उसे यकीन था कि उसका उछाल आना ही होगा। उसे उम्मीद ही कर रहा था कि उसका जो उछाल आया था वो आया था $9.10 की ओर से। फिर क्या हुआ? आरएसएस लेने स्टॉक को अपने नियोजित स्टॉप लॉस से ओपन होने पर न बेचने के कारण वो फेलियर महसूस कर रहा था। अपने नुकसान की प्रशंसा करते हुए सप्ताह के बाद $200 यानी कि $300 का लगभग नुकसान उठाने के बाद उन्होंने आरएसएस के कोटेशन से चिपके रहने का इतना समय बर्बाद किया। हर घंटे कीमतों में बदलाव को देखते हुए, दिखावा करते हुए वह चार्ट, वॉल्यूम और प्राइस की व्याख्या करने वाले बड़े समय के स्टॉक ऑपरेटर थे। उसकी भावनाएं उस पर बड़ी पड़ती रहती थी। वह रिच ट्रेडर से बात नहीं करना चाहता था, वह ट्रेड नहीं करना चाहता था, वह एक हारे हुए की तरह महसूस कर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि एक ट्रेडिंग चीज़ पर विश्वास करने के लिए क्यों ये काम नहीं कर रहा। इस तरह की चीज़ें सोचना, ये विचार नहीं थे, ये उसकी भावनाएं थी जो उसे असफल होने का एहसास करा रही थी। कुछ घंटों की मशक्क़त के बाद फिर से उसने अपने सपने देखने लगे। आरएसएस सभी तरह से $8.49 तक चला गया था और $8.97 के हाई स्तर पर चला गया था, लेकिन उस सुबह एक नई रेंज में था। बाजार प्राइस डिसाइड के साथ एक विशेष उपकरण का प्रदर्शन समाप्त हो गया था। क्या वह कमाई से ठीक हो जाएगा? कोई नहीं जानता था कि नए ट्रेडर ने परवाह नहीं की, वह सिर्फ पैसा कमाना चाहता था। लेकिन अब वो वास्तव में समझ गया था कि वास्तविकता यही थी कि किसी भी ट्रेड पर पैसा खो सकता है, लेकिन उस राशि को कंट्रोल कर सकता है। उसने सीखा था कि यदि कोई स्टॉक अपने एग्जिट पॉइंट, एग्जिट प्राइस, पिछला स्टॉप या फिर पिछला लॉस से मिलता है तो संभावना है कि यह ट्रेड के बारे में गलत है। उसे यह संकेत लेना चाहिए और बाहर निकल जाना चाहिए। उसने सोचा कि यह बीमा की तरह था। उसने महसूस किया कि जब वह कार बीमा के लिए पे करता है तो उसे पागल नहीं होना चाहिए और उस महीने उसकी आवश्यकता नहीं है। बीमा का भुगतान केवल उस स्थिति में बर्बाद होने के रिस्क से बचने के लिए किया जाता है
जब आप नई कार को पूरा करना चाहते हैं। स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको उस बड़ी गिरावट से बचाते हैं जहां ट्रेंड कभी भी उलट सकता है और वापस आने की वेट में अधिक से अधिक पैसा खो देते हैं। यदि वह नियमित बाजारों के घंटों के दौरान रुकने में सक्षम होता है तो कुछ प्रॉफिट में भी बंद हो सकता है। उसने महसूस किया कि अगर उसे रोक दिया गया और फिर स्टॉक उलट गया तो इसे वापस खरीदा जा सकता है। तो क्या वह समझ गया कि यह तय करना क्यों इम्पोर्टेंट है कि स्टॉप लॉस को कहाँ रखा जाए ताकि आवश्यक रूप से बेचने से बचा जा सके, रुकने से बचा जा सके। ट्रेड को चलने की अनुमति देते हुए अधिकतम प्रॉफिट रखने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सावधानीपूर्वक प्लानिंग बनाने की आवश्यकता होगी। इस घटना के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि इसने न्यू ट्रेडर को व्यक्तिगत जीवन का सबक सिखाया, न कि किसी और द्वारा इसके बारे में बताया। यह एक भाग्यशाली था कि इतनी कम रकम पर कम कीमत पर यह पार्ट उन्होंने सीख लिया। सभी कॉल ऑप्शन को खरीदने की उनकी योजना के कारण उसे पूरे कैपिटल का नुकसान हो सकता था, या फिर उसकी पूर्व 1000 शेयरों की स्थिति के कारण उसे केवल 2 बार नुकसान उठाना पड़ सकता था। अब वह 275 के नुकसान के बजाय $550 के नुकसान की ओर देख रहा होगा। एक ट्रेडर के रूप में विकसित हो रहा था। वह सोच रहा था कि क्या हुआ और उन्होंने क्या सीखा था। एक ट्रेडर के रूप में बदल रहा था। वह एक ट्रेडर की तरह सोच रहा था, सबक सीख रहा था जो सभी ट्रेडरों को सफल होने से पहले किसी न किसी पॉइंट पर सीखना चाहिए। उन्होंने जो किताबें पढ़ी थी, रिच ट्रेडर की सलाह और उनके अपने अनुभव का एक साथ आ रहे थे। उस समय उसे ऐसा लग रहा था, लेकिन यह बहुत बड़ा लक्की था। यहाँ पर एक माइकल स्टीनहार्ट का कोटेशन है, अच्छा निवेश आपके विचारों का पालन करने के दृढ़ कमिटमेंट, बिलीफ सिस्टम और गलती होने पर पहचानने के लचीले प्लान के बीच एक अजीब संतुलन है। रिच ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट पार्ट चैप्टर 4। नए ट्रेडर बाहर निकलने की स्ट्रेटजी न होने पर वे मुनाफे को वापस दे देते हैं, जबकि रिच ट्रेडर वहां रहते हुए प्रॉफिट को लॉक करते हैं। रिच ट्रेडर के घर की यात्रा न्यू ट्रेडर को याद किए जाने की तुलना में बहुत कम थी। इससे पहले कि वह यह महसूस करता कि वह पोर्च की ओर बढ़ रहा था, उसका एक हिस्सा अपने गुरु से एक सबक पाकर खुश था, जबकि दूसरा हिस्सा उसका सिस्टम का पालन करने में फेलियर से हतप्रत था। वह जानता था कि उसका समय रिच ट्रेडर के साथ अच्छी तरह से व्यतीत होगा और वह समझदार होगा, जो उम्मीद है कि केस में तब्दील हो जाएगा। रिच ट्रेडर के ओपन खुलने से पहले उसने मुश्किल से 2 बार दरवाजे पर रैप किया था। प्रत्येक हाथ में स्टीमिंग कॉफ़ी का एक मग और एक न्यू ट्रेडर के लिए रखा हुआ था। न्यू ट्रेडर ने इसे कृतज्ञता के नुकसान के साथ लिया और मदद नहीं कर सका, लेकिन रिच ट्रेडर के बारे में कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, उसकी शिष्टता। वह पोलो शर्ट और स्लेट में भी सफलता की तस्वीर लग रहा था। उन्होंने अपने आप को उद्देश्य और बुद्धिमत्ता की भावना के साथ आगे बढ़ाया, जैसे कि उन्होंने हर शब्द या कार्य की योजना बनाई हो। वह हमेशा तरोताज़ा लग रहा था, नए दिन के लिए तैयार था। तब न्यू ट्रेडर को पता चला कि वह बिल्कुल रिच ट्रेडर की तरह बनना चाहता है। वह फ्रीडम, आत्मविश्वास, सिक्योरिटी चाहता था, इसलिए उन्होंने कारोबार किया। कॉफ़ी के लिए धन्यवाद, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, रिच ट्रेडर ने कहा। अंदर आइए। न्यू ट्रेडर ने भोजन के कक्ष में उसका पीछा किया। एक छोटी सी बातचीत के दौरान रिच ट्रेडर बात पर आ गया। आपकी ट्रेडिंग कैसे चल रही है? ठीक है, हर बार जब मुझे लगता है कि मैंने इसका पता लगा लिया है तो एक कर्व बाल मेरे चेहरे पर टकराती है, न्यू ट्रेडर ने आधी मुस्कान के साथ कहा। अमीर ट्रेडर ने चुटकी ली। हाँ, मैंने आंखों के बीच में इसी तरह के हिट लिए। यह सब कुछ शिक्षा का हिस्सा है। आप देखिए, लेकिन आप कभी भी बाजार का समझ नहीं पाएंगे। आप बाजारों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आप केवल उन संकेतों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं जो यह आपको देता है। कम से कम मैं इसी में सफल रहा हूँ। तो आप क्या सुझाव देते हैं? ट्रेडिंग की योजना में लाभ लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यह आपकी ट्रेडिंग योजना, कार्यप्रणाली और सिस्टम पर निर्भर करता है। मेरे जैसे ट्रेंड ट्रेडर्स प्रॉफिट लेते हैं जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन कभी कभी हमारे पास संलग्न भी होते हैं, क्योंकि स्टॉक मूविंग एवरेज सपोर्ट के माध्यम से गिरता है या निश्चित दिनों के लिए एक नया लो हिट करता है। हम हमेशा प्रॉफिट को यथासंभव चलने देते हैं। हम स्टॉक को बड़े ट्रेंड को पकड़ने का मौका देना चाहते हैं।
एक ट्रेंड ट्रेडर को सभी छोटे नुकसानों का पे करने के लिए बड़ी जीत हासिल करनी चाहिए। रिच ट्रेडर ने जारी रखने से पहले कॉफ़ी का एक घूंट लिया। हालांकि ऐसे ट्रेडर हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ट्रेड करते हैं, और जब वे रेजिस्टेंस पर विचार करते हैं तो कीमत पर पहुंचने के बाद अपने स्टॉक को बेच देंगे। यदि आपका सिस्टम प्राइस से अल्पकालिक उतार चढ़ाव की तलाश कर रहा है, जैसे कि कमाई की घोषणा के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आपके पास बस हो सकता है स्टॉक के ऐतिहासिक प्राइस कार्रवाई के आधार पर एक टारगेट। ऐतिहासिक प्राइस एक्शन से आपका क्या तात्पर्य है? मेरा मतलब है कि यदि आप अंतर्निहित कंपनी की कमाई की घोषणा करने से एक महीने पहले स्टॉक का ट्रेड कर रहे हैं तो इसे खरीद रहे हैं, तो आप एक जानेंगे कि पिछले एक साल में स्टॉक कितना कमाई की घोषणा से आगे बढ़ रहा है। अमीर ट्रेडर ने अपना गला साफ किया। अगर पिछले 4 बार स्टॉक में 8, 7, 10 और 12% की वृद्धि हुई है तो कंपनी की कमाई की घोषणा से 4 सप्ताह पहले स्टॉक 7% ऊपर होने पर मुनाफा लेना समझदारी होगा। या स्टॉप लॉस सेट करें। यदि आप जब 8% या फिर अधिक होता है तो 7% वापस आता है तो आप इसे बुक कर लेंगे। यदि आप इस विशेष समय में 10% ऊपर है तो संभावना है कि आपके पास वही सभी प्रॉफिट हैं जो आपको मिलने वाले हैं, आपको उन्हें लेने की आवश्यकता है। न्यू ट्रेडर उत्तर देने से पहले एक क्षण रुका। मैंने उन सभी चलती भागों के बारे में नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ अपने मुनाफे को अपने पिछले ट्रेड पर चलने दे रहा था। फिर एक घोषणा ने मुझे प्री मार्केट में ध्वस्त कर दिया। मेरी समस्या को और ख़राब करने के लिए मैंने नहीं बेचा। जब वह मेरे बेचने के टारगेट पर आ गया तो मैंने अपना प्राइस उठा लिया, यानी नुकसान उठा लिया। तो आपके पास साधारण दुर्भाग्य था और एक प्रॉफिट के साथ संयुक्त तो आपके मुनाफे यानी कि आने वाले स्टॉप लॉस का पालन करने में आपने फेल रहा। हाँ, न्यू ट्रेडर ने आहें भरी और उपयुक्त सभी बातों को हाँ में जवाब दिया। ठीक है, वह एक सीखने का अनुभव था। इसी तरह विमान दुर्घटनाएं होती हैं, गाड़ी की दुर्घटनाएं होती हैं। यह केवल एक समस्या ही नहीं बल्कि एक संयोजन है जिसके परिणाम स्वरूप तबाही होती है। यह आमतौर पर खराब मौसम के कारण होते हैं, एक नए पायलट की गलती के कारण होती है, या फिर कुछ टेक्निकल खराबी के कारण होती है जिसके कारण विमान दुर्घटना, कोई गाड़ी दुर्घटना होती है। यह सिर्फ एक चीज़ नहीं है। एक चीज़ के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी उपाय हैं जो एक विनाशकारी विमान दुर्घटना का कारण बनते हैं, जो कि ट्रेडिंग की तरह हैं। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जानना चाहिए। तो आइए उसी को जानते हैं। पहला है, वास्तव में आप जिस स्टॉक का ट्रेड कर रहे हैं उसकी वॉलेटिलिटी को डेली रूप से समझें। उसकी प्राइस रेंज क्या है, उसका ऐतिहासिक उतार चढ़ाव जो इनकम की ओर ले जाते हैं। आपको यह भी समझना है कि कंपनियां जो हैं उसकी एनुअल रिपोर्ट आपके स्टॉक को कैसे प्रभावित करती हैं। एनुअल रिपोर्ट के या फिर इकोनॉमिक रिपोर्ट के कारण आपके स्टॉक में भी हलचल हो सकती है। इससे पहले कि आप इसे ट्रेड करें, इसे अंदर बाहर जाने दें। दूसरा, अपने रिस्क पर कंट्रोल रखें। जब कोई स्टॉक आपके विरुद्ध चलता है, आपके स्टॉप लॉस से टकराता है या फिर आपकी स्टॉप लॉस के नीचे गैप हो जाता है तो आप बाहर निकलें। यह बर्बादी के खिलाफ आपका बीमा है। उम्मीद मत करो, भविष्यवाणी करने की कोशिश मत करो, बस बेच दो। अधिकांश बार आपको और अपने नुकसान से बचाएगा। जब आप बेचते हैं तो आप एक पहले से निर्धारित रैली में वापस आने की योजना बना सकते हैं। यही आपकी ट्रेडिंग योजना में फिट बैठता है। तीसरा, अपने अहंकार को ट्रेडिंग से बाहर रखें। आपका टारगेट हर बार सही होना नहीं है। आपका लक्ष्य लंबी अवधि में पैसा कमाना है। यह आपके विजेताओं द्वारा आपके हारने वाले से बड़ा होने के द्वारा पूरा किया जाता है। सही ट्रेड बड़ा होना चाहिए और गलत ट्रेड छोटा होना चाहिए। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। न्यू ट्रेडर अपने गुरु की सलाह को आत्मसात करने में मदद करने के लिए तेजी से लिख रहा था। जब आपने अपने स्टॉक को गैप डाउन पर नहीं बेचने का फैसला किया तो क्या आप जानते हैं कि आप किन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? मनोवैज्ञानिक उल्लंघन कर रहे हैं, साथ ही रिस्क का भी उल्लंघन कर रहे हैं, साथ ही अपने वर्क सिस्टम का भी उल्लंघन कर रहे हैं। नए ट्रेडर ने ठहाका लगाया। मुझे लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मनोवैज्ञानिक के इतने सारे नियम हैं, लेकिन शायद उपरोक्त सभी। मेरी ट्रेडिंग योजना मुख्य रूप से कार्य सिस्टम पर आधारित है। क्या आपके पास ट्रेडिंग के मनोवैज्ञानिक नियम हैं? मैंने 10 सिद्धांत एकत्रित किए हैं जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में मुझे ट्रेड में मदद की है। इनमें से प्रत्येक अंतिम पाठ को कठिन तरीके से सीखा गया था। रिच ट्रेडर अपने कंप्यूटर के साइड में एक पुरानी नोटबुक में गया।
कवर को पहले कुछ पृष्ठ पर खोल दिया और इसे न्यू ट्रेडर को सौंप दिया। थोड़े समय से सफ़ेद कागज पर हस्तलिखित से 10 नियम थे। पहला नियम था, हर दिन ट्रेडिंग करने से पहले अपने ट्रेडिंग नियम और ट्रेडिंग प्लान पढ़ें। दूसरा, कभी भी उछाल की उम्मीद ना करें, पहले से डिसाइड प्राइस पर घाटे में कटौती करें। तीसरा, हर समय पर डिसिप्लिन का अभ्यास करें, अपने पहले से प्लानिंग की गई योजना का पालन करें। चौथा है, ओवर ट्रेडिंग ना करें, एक सफल ट्रेंड का वह हिस्सा है जो आपकी ट्रेडिंग योजना और आपके सिस्टम का अनुसरण करता है। छठवां, अपना समय मत बांटें, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो केवल ट्रेडिंग पर फोकस करें। सातवां, आपकी राय मायने नहीं रखती है, केवल प्राइस मायने यानी कि प्राइस एक्शन मायने रखता है। आठवां, कभी भी भविष्यवाणी करने की कोशिश ना करें, ट्रेडर्स और ट्रेंड रिवर्सल का पालन करें। कभी भी दृष्टिहीनता का जाल में ना पड़ें, केवल रियल टाइम फ्रेम ट्रेडिंग का ही मायने रखता है। 10वां, बाजार का हमेशा रिस्पेक्ट करें और अहंकारी ना बने। इनमें से अधिकांश पाठों का उल्लंघन करते हुए कुछ $1000 खोकर सीखा। ये मेरे ट्रेडिंग जर्नल से भी अधिक निकले हैं। आप जानते हैं, इससे कुछ ही महीनों में मैंने सोचा होगा कि यह सिर्फ सामान्य ज्ञान है और ये नियम मुझ पर लागू नहीं होते, लेकिन मैं बेहतर जानता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि नकली ट्रेड और वास्तविक ट्रेड के साथ क्या अंतर है। पैसा, मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नल शुरू नहीं किया है, मुझे वह भी करने की ज़रूरत है। मुझे आपके द्वारा लिखे गए पाठों और उन सिद्धांतों और नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए जो मुझे आप दे रहे हैं, जो आपने कई वर्षों के दौरान सीखा है। किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा, उन्हें सुधारना होगा। यदि आप एक महान गोल्फर बनना चाहते हैं तो जाएं और हिट करें। हर दिन गलत फॉर्म वाली गेंदों की बाल्टी आपको बेहतर नहीं बनाएगी। आपको यह सीखने की ज़रूरत है कि विभिन्न परिस्थितियों के लिए किस क्लब का उपयोग करना है, कैसे क्लब को ठीक से पकड़ना है, कैसे ठीक से स्विंग करना है, गेंद को कितनी दूर पर हिट करना है। इस पर निर्भर करता है कि आप गेंद की यात्रा करना चाहते हैं। ट्रेडिंग अलग नहीं है। यह इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी गलतियों से जितना जल्दी हो सके सीख लें, उन्हें दोहराने की कोशिश ना करें। बाजार आपके प्रदर्शन के बारे में तुरंत प्रतिक्रिया देता है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। ट्रेडिंग बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन यह आसान नहीं है। यह किसी भी अन्य बिजनेस की तरह बिजनेस है। यदि आप इसे एक बिजनेस की तरह मानते हैं तो आप अच्छा करेंगे। और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। और न्यू ट्रेडर सोचने के लिए चीज़ों से भरी एक नोटबुक लेकर घर चला गया। यहाँ पर एक कोटेशन है जो स्टीव बर्न्स ने लिखा है, आपका पैसा टेबल से हटा लें जबकि यह अभी भी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बराबर मुनाफा रखना। रिच ट्रेडर टिप, यहाँ पर रिच ट्रेडर ने एक टिप दिया है कि ट्रेडिंग में पैसा एंट्री पर नहीं बनता, एग्जिट होने पर बनता है। एक ट्रेडर की सफलता के लिए बाहर निकलने की कला एग्जिट होने का यही इम्पोर्टेंट है। यदि आप उन्हें सही समय पर नहीं लेते हैं तो प्रॉफिट गायब हो सकता है। यदि आप उन्हें लॉस बुक नहीं करते हैं तो छोटे नुकसान होते हैं जो बड़े नुकसान में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑप्शन जो होते हैं छोटा लाभ बड़ा प्रॉफिट बन सकता है यदि आप उन्हें जब तक चलने देते हैं जब तक कि वे आपके पक्ष से आगे बढ़ना बंद न कर दे। अंत में किसी ट्रेड में पूंजी को बांध कर रखने से आप एक अच्छे अपॉर्चुनिटी को चूक सकते हैं। एंट्री करने से पहले आपके पास प्रत्येक ट्रेड से बाहर निकलने की एग्जिट प्लान होनी चाहिए। प्रत्येक ट्रेड शुरू होने से पहले सोचें कि आपका ट्रेड कहाँ है, आप कहाँ जा सकता है। इसके आधार पर आप क्या करेंगे। बाहर निकलने का मतलब नुकसान को कम करना और अधिकतम प्रॉफिट लेना है। एक बाहर निकलने की स्ट्रेटजी का मतलब है कि आपके तार्किक दिमाग को यह डिसीजन लेने की अनुमति देना है कि आपकी भावनाओं के शामिल होने से पहले कैसे आपको बाहर निकलना है। ये था दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर जो हमने यानी कि पार्ट 2 जो हमने इसमें बहुत सारा रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी को सीखा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।